नमस्कार। ज्ञान विहार द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में मैं हेमंत कुमार भार्गव आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व कक्षाओं में हमने पाचन संबंधित चर्चाएं की थी, उनकी जानकारी ली थी। आज का अपना जो वीडियो है वो वीडियो हम हमारे आंसर को यूँ बोल सकते कि सोने पे सुहागा लगाता है और उसके साथ ही एक एक नंबर के जो भी प्रश्न होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करने वाला। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें और सुने। देखिए, आज की कहानी अपन शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, अपना हेडिंग है भोजन का पाचन। ठीक है, अब भोजन का पाचन हमने शुरू किया था कहाँ से? मुख गुहा से शुरू किया था। ठीक है ना, क्लियर। मुख गुहा में क्या होता है कि भोजन को पहले तो चबाया जाएगा और चबाया किसकी सहायता से जाएगा? दांतों की सहायता से। ठीक है ना, जिसको अपन ने 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया था। उसके बाद उसमें क्या मिलेगी? लार मिलेगी। ठीक है ना, तो यूँ बोल सकते हैं कि मुख गुहा में तो क्या किया जाता है? भोजन को चबाया जाता है और उसके साथ क्या मिलाई जाती है? लार मिलाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखिए उसके बाद लार जो रहती है उस लार की भूमिका क्या है, या यूँ बोल सकते हैं कि उसका रोल क्या है। तो देखिए, लार श्लेष्म कणों द्वारा चिकना कर इसको क्या करती है? चिपकाती है। किसको चिपकाती है? भोजन को चिपकाने का काम करती है। कौन करती है? लार करती है। ठीक है ना, तो श्लेष्म कणों की सहायता से वो क्या करती है? उसको चिपकाने का काम करती है ताकि वो भोजन एक जगह पे एकत्रित रहे। फिर देखिए, एक महत्वपूर्ण शब्द है बोलस। इसको थोड़ा सा आप समझें। ठीक है ना, कई बार एग्जामिनर प्रश्न को थोड़ा घुमा देते हैं कि बोलस क्या है या बोलस से आप क्या समझते हैं, है ना। पाचन में बोलस को समझाइए, तो आप इसको थोड़ा क्लियर कर ले। हालांकि ये 2 शब्द है, पर आप अगर मुझे सुनेंगे तो काफी कुछ याद रह जाएगा। देखिए, बोलस को आके आप एक फॉर्मूले से याद रखें। बोलस का फॉर्मूला क्या है? श्लेष्म प्लस भोजन कर्ण। श्लेष्म प्लस भोजन कर्ण। अब देखिए, जब भोजन के कण है उस भोजन के कण में किसका समावेशन हो जाए? श्लेष्म का समावेशन हो जाए। श्लेष्म का तात्पर्य क्या? कि भोजन को चिकना बनाना। श्लेष्म किसमें पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है। ठीक है ना, तो उसमें अगर भोजन के कण मिल जाए, या यूँ बोल सकते हैं कि लार और भोजन कणों का मिश्रित होना, ये जो संगठित संरचना है, इस संरचना को क्या कहा जाता है? बोलस। अब आप थोड़ा सा यहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करें। बोलस का संबंध कौन से अंग से हो गया? तो बोलस का संबंध किससे हो गया? मुख गुहा से हो गया। किससे हो गया? मुख गुहा से। ठीक है ना, कि मुख गुहा के अंदर क्या हो रहा है? बोलस हो रहा है। बोलस क्या है? श्लेष्म और भोजन के कणों का एक सम्मिलित रूप है, जिसको अपन बोलस के रूप में कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो एक शब्द है क्रमांकुंचन गति। मानव में भोजन के दौरान पाए जाने वाली ऐसी गति जिस गति के कारण भोजन आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर का तात्पर्य मुख से ग्रास नली में आएगा, ग्रास नली से आमाशय में आएगा और आमाशय से छोटे हाथ में आएगा। तो वह कौन सी गति जिस गति के कारण मानव में भोजन निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है? तो उस गति का नाम क्या है? क्रमांकुंचन गति। क्लियर है? फिर देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये टाइलिन किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये बात किसकी थी? ये मुख गुहा की थी। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, स्टार्च का पाचन किसमें किया जा रहा है? माल्टोज में किया जा रहा है। ठीक है ना, स्टार्च का पाचन माल्टोज में। अब एक छोटा प्रश्न और बनता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्त्रावण किस कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? तो यहाँ देखिए, आप उसका नाम लिख रखा ऑक्सिंटिक कोशिकाएं। ऑक्सिंटिक कोशिकाएं, ये ऑक्सिंटिक कोशिकाएं क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करती है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है HCl, जो भोजन को आमाशय में जाने के बाद सड़ने से बचाता है। कुछ समय तक उसमें ऐसा हो जाता है कि कीटाणु मिल जाए, तो उससे बचाने के लिए हमारी बॉडी में जो हार्मोन, यूँ बोल सकते हैं एसिड के रूप में है, वो कौन है? HCl। और HCl का स्त्रवण कौन करती है? ऑक्सिंटिक सेल। ठीक है, फिर उसके बाद आइए, एक महत्वपूर्ण शब्द और है। तो बोलस आप जरूर ध्यान में रखें। बोलस का संबंध किससे है? मुख गुहा से। बोलस क्या है? श्लेष्म और भोजन कणों का एक मिश्रित रूप है। फिर एक मेन वर्ड और है, काइम। ठीक है ना, अब काइम क्या है? काइम में 2 चीजें हैं, भोजन, भोजन के साथ कौन सा रस है? जठर रस है। ठीक है ना, तो जठर रस और भोजन दोनों मिश्रित होते हैं और दोनों मिश्रित होकर क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसका? काइम का निर्माण करते हैं। जठर रस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जठर रस का निर्माण 3 रसों से होता है, HCl, श्लेष्मा और पेप्सिन। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? जठर रस का निर्माण करते हैं। तो बोलस और काइम में क्या फर्क हो गया? बोलस में श्लेष्म प्लस भोजन करना है और काइम में क्या है? भोजन। तो एक तो आपको याद रखना ही है, और भोजन के साथ कौन सा रस है? जठर रस। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारा एक पोर्शन चलता।
अब यहाँ से भोजन पाचन के बाद कहाँ जाएगा, तो भोजन पहुंचेगा कहाँ, छोटी आंत। अब छोटी आंत से संबंधित यदि कोई छोटे मोटे बिंदु है तो उसको अपन देखकर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, और क्या क्या वहां शेष रह जाते हैं उसकी जानकारी अपन ले लेते हैं। तो देखिए छोटी आंत में सबसे पहले तो ध्यान रखना सर्वाधिक, क्योंकि छोटी आंत को अपन ने पढ़ा था तो संरचना के दृष्टिकोण से अपन ने इसको 3 भागों में बांटा था, ठीक है ना, याद होगा आपको, डोडिनियम, इलियम और जेनिनियम। तो अब यहाँ ध्यान रखना सर्वाधिक पाचन का जो काम छोटी आंत में रहता है वो कौन से भाग में रहता है, ग्रहणी में रहता है, ठीक है ना, क्लियर है। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के कौन से वाले भाग में होता है, तो ग्रहणी वाले भाग में होता है, जिसको इंग्लिश में अपन ने डोडिनम नाम दिया था, ठीक है ना, ये जानकारी आप रखें, क्लियर। अब यहाँ आपने पढ़ा था बहुत सारे रस होते हैं जो मैं क्लियर कर चुका हूँ कि रसों के द्वारा पाचन का कार्य संपन्न किया जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर एक और शब्द आएगा पायसीकरण, है ना, तो वसा का पायसीकरण शब्द आता है। अब ये पायसीकरण क्या है, तो वसा का क्या हो जाना, छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल जाना, छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल जाना, और इस गोलिकाओं में बदलने का काम कौन करता है, ठीक है ना, तो वो भी ध्यान रखें आप, पित्त रस के द्वारा ये काम किया जाता है, ठीक है ना। तो वसा का पायसीकरण जो करेगा वो कौन सा रस करेगा, पित्त रस से करेगा ना। अब ये पित्त रस एक काम और करता है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है, लाइपेज। तो लाइपेज को ये क्या करता है, लाइपेज को ये क्या करता है, सक्रिय बनाता है, ठीक है ना। लाइपेज को सक्रिय बनाने का काम कौन करता है, पित्त रस करता है। अब आप इतनी रामायण क्यों सुन रहे हैं, उसका कारण है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पित्त रस के 2 कार्य बताइए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए आप ध्यान से सुने इसको, क्योंकि बीच में से पॉइंट निकल रहा है। पित्त रस के 2 फंक्शन कौन कौन से हो गए, सबसे पहला तो क्या, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलना, क्लियर है, और दूसरे नंबर पर क्या है कि वसा के पाचन के लिए एक एंजाइम है लाइपेज एंजाइम, उस एंजाइम को क्या करना, सक्रिय करना, ताकि वसा का पाचन आसानी से हो सके, ठीक है ना। ये सब अंत में क्या करेंगे, अंत में सारे के सारे एक रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, जिस रूप को अपन किसके रूप में जानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, ग्लूकोज के रूप में, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो ये सारी की सारी पॉइंट्स आप नोट रखें, ये उसमें भी काम आएंगे। अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि आमाशय में पाचन किस प्रकार होता है, तो उस दौरान आप अपना जिक्र कर सकते हो कि भोजन किसके रूप में होता है, बोले लाइक टाइम के रूप में होता है, या मुख गुहा से संबंधित पूछा जाए तो उसमें आप बता सकते हो कि यहाँ भोजन किसके रूप में होता है, जिसका जिक्र मैं ऊपर कर चुका। बड़े आंत में ऐसा कोई विशेष काम नहीं होता। तो पाचन से संबंधित ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। अब आप देखिए इसके आगे का जो टॉपिक है वो है श्वसन, क्लियर है। तो श्वसन से अपन शुरुआत करते हैं। श्वसन क्या है उसको थोड़ा सा अपन देखते हैं। स्टार्टिंग के रूप में मैं इंट्रो के रूप में पहले बता देता हूँ, क्योंकि इससे जुड़े हुए भी कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप अपना अगला हेडिंग लगा लो श्वसन, ठीक है ना। अभी श्वसन संबंधित सामान्य जानकारी अपन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए श्वसन क्या है उसको अपन थोड़ा डिटेल में यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। सामान्य शब्दों में आप श्वसन से क्या समझते हो, तो श्वसन में हम ये बोल सकते हैं कि शरीर की आवश्यकता के अनुसार क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, और उसके बाद अपशिष्ट के रूप में CO2 बनती है। CO2 को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है ना। अब इसको निकालने और ग्रहण करने में ये सारा का सारा कार्य कौन करता है, ब्लड करता है, रक्त करता है, ठीक है ना, क्लियर, ध्यान में रखना। अब आप कहते हो श्वसन तो प्रक्रिया किससे संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित है। यकीनन फेफड़ों से संबंधित है, पर आपने ब्लड का एक फंक्शन पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, और उसका होता है कि रक्त क्या करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन। अब परिवहन का तात्पर्य क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन को, पोषक पदार्थों को ले जाना। तो फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है अंत तक, लेकिन उसको रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब आप आइए थोड़ा सा कि डेफिनेशन ये तो छोटी क्लासों में चल जाती है, पर क्या 10th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपन इसको एडजस्ट कर सकते कि नहीं कर सकते, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप इसको नोट करें। कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेलुलर रिक्वायरमेंट, कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार O2 को ग्रहण करना, क्या करना, O2 को ग्रहण करना
जितनी कोशिकाओं को आवश्यकता है O2 को ग्रहण करना एवं CO2 को निर्मुक्त या रिलीज करना, निर्मुक्त या रिलीज भी बोल सकते हो आप, हिंदी में लिख लिया आप निर्मुक्त करना। ये प्रक्रिया क्या है? श्वसन है, ठीक है ना। तो श्वसन क्या है, पूरी डेफिनेशन क्या हो गई? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है एवं CO2 को क्या किया जाता है? निर्मुक्त किया जाता है। अब सवाल मैंने आपको पहले भी बताया था कि कब, क्यों और कैसे पे टिका हुआ है। तो यहाँ से शुरू होता है कि O2 को ग्रहण ही क्यों किया जा रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। तो देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, देखो भोजन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारी प्रक्रियाएं एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पाचक के दृष्टिकोण से अपन बोले तो हमें क्या मिलनी चाहिए? हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सारा प्रक्रम होता है। अब आप ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा की डेफिनेशन ध्यान में रखें, कार्य करने की दर अथवा क्षमता को अपन क्या कहते हैं? कार्य करने की दर / क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। ठीक, अब इस ऊर्जा को सीधा तो ग्रहण करेगा नहीं, तो ऊर्जा ग्रहण करने के लिए उसको निर्मुक्त करना पड़ता है। किसको? पोषक पदार्थों से उसको ऊर्जा निकालनी होती है। इस भोजन में जो पोषक पदार्थ है उससे क्या करना है? ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा निकालने के लिए उसको क्या, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑक्सीजन इसलिए मनुष्य के शरीर द्वारा ग्रहण की जाती है क्योंकि ऑक्सीजन जाएगी और पोषक पदार्थों से क्या करेगी? ऊर्जा विमुक्त करेगी, ठीक है। क्लियर हो गया? इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? हमें श्वसन की जरूरत पड़ती है। अब ये फिर क्या करता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति पैसे काम धंधा करता है, मजदूरी करता है, तो हम बदले में उसको क्या देते हैं? बदले में उसको अपन ये बोलते हैं कि तेरे कितने रुपए हुए, कितने पैसे हुए। तो इसी प्रकार से श्वसन में भी क्या होता है, ये ऊर्जा के रूप को दूसरी रूप में परिवर्तित कर लेते हैं ना। तो ऊर्जा का रूप जो रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। क्लियर है? अब ये एटीपी क्या बीमारी है, तो उसका भी पूरा नाम आप ध्यान में रखें कि पूछ लेते हैं ना। तो क्या नाम है? एडिनोसिन, ठीक है ना, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। इसको याद रखना बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना, थोड़ा तोड़ लेते हैं इसको ना। जैसे आप कभी बातों बातों में बैठे है ना, और आपने किसी की एडी पे नजर डाल दी, फिर आप मना कर रहे हो उसको कि मैंने एडी नहीं देखी, तो हमने इंग्लिश में बोला है कि एडिनोसिन, मैंने एडी नहीं देखी। फिर आपको एक वर्ड याद रखना है, ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो ए फॉर क्या हो गया? एडिनो, ठीक है, सीन, टी फॉर क्या हो गया? ट्राई, एंड पी फॉर क्या हो गया? फॉस्फेट हो गया। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि एटीपी क्या है, तो एटीपी को एक शब्द में कैसे लिख सकते हो आप? ऊर्जा मुद्रा है, ठीक है ना। थोड़ा डेप्थ में और चल लेते हैं कि एटीपी का निर्माण कैसे होता है, तो वो भी ध्यान रखिए आप। एडीपी, ये डी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। एडीपी, डी का मतलब होता है डाई। अभी मैं 3 तक गिनती भी बता दूंगा। तो देखिए एडीपी, ठीक है ना, प्लस उसके साथ फॉस्फेट जुड़ता है, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या हो गया? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसका पूरा नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके साथ फॉस्फेट जुड़ा और फॉस्फेट जुड़कर किसका निर्माण करता है? एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है ना। एटीपी ऊर्जा मुद्रा हो गई। साइंस में ध्यान रखना, आप फॉर्मूले वगैरह पढ़ते हो हमेशा, 1 के लिए मोनो आता है, 2 के लिए डाई आता है, 3 के लिए ट्राई आता है, 4 के लिए टेट्रा आता है, 5 के लिए पेंटा आता है। इस प्रकार से चलता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो डाई आया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 मॉलिक्यूलों से इसकी बात हो रही, तो मैं बोल सकता हूँ 2 + 1, तो लगभग ये 3 एटीपी बनेगा ना। यहाँ देखो ट्राई टी आया, दैट मीन्स ट्राई, यानी कि 3 मॉलिक्यूलों की बात हो रही, तो वो मैंने क्लियर कर दिया, 3 एटीपी आया, ठीक है। ये ऊर्जा विमुक्त हुई और इस ऊर्जा को संचित किसके रूप में कर लेता है? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में करने के बाद आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गन है, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिकाओं का शक्तिकरण। तो यहाँ से जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कहाँ चली जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया, बात एक ही है, उसमें चली जाती है। अब ये ऊर्जा हमें कब मिलेगी? जब हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि व्रत रखते हैं, तो फिर ये उसमें से ऊर्जा विमुक्त होकर बाहर आती है, या आप रोजे में हो तो स्टोर्ड होने के बाद ये ऊर्जा का उपयोग अपन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सामान्य शब्दों में श्वसन की क्या, क्यों, कैसे, ये आवश्यकता थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा और कैरी फॉरवर्ड अपन कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? कोई पॉइंट, कोई दिक्कत आ रही है तो बोलो, ठीक है। अब आप इसकी डिटेल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट में, ठीक है ना।
क्लियर है। छोटे छोटे प्रश्न इस टॉपिक से बहुत बने हैं, तो आप डेप्थ में जाएं। ये आपके आने वाले भविष्य में छोटे एग्जाम होते हैं जो आप कंपटीशन एग्जाम फाइट करोगे, उसमें भी जनरल साइंस के प्रश्न बनते हैं, और आजकल आपको पता है कि बोर्ड में भी डेप्थ से पूछते हैं, तो आप इनकी तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। थैंक यू सो मच।